अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राहुल गांधी के बारे में जब से वो राजनीति में आए हैं 2004 से, तभी से तरह तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। वो कितने परिपक्व हैं, कितने अपरिपक्व हैं, कितने सुलझे हुए हैं या कितने उलझे हुए हैं, उनको देश की समस्याओं के बारे में कितनी समझ है, राजनीति के बारे में कितनी समझ है, तमाम तरह के उनके जो भाषण हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, उनका जो चीज़ों को रखने का, पेश करने का तरीका है, उसको लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं होती रही हैं। शनिवार को वो नई दिल्ली में जवाहर भवन में एक पुस्तक के लॉन्चिंग के मौके पर भाषण दे रहे थे और उनके भाषण को लेकर के भी अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो आपको तमाम तरह की टिप्पणियां देखने, सुनने और पढ़ने को मिल जाएंगी। उनके भाषण के कुछ अंश भी आपको मिल जाएंगे। उनकी जो रिकॉर्डिंग है भाषण की, वीडियो, वो उपलब्ध है। उसके कुछ अंश मैं भी आपको सुनवाने जा रहा हूं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो परिपक्व हैं या अपरिपक्व हैं, सुलझे हुए हैं या उलझे हुए हैं। और इतने साल बाद भी, यानी 18 साल बाद भी, उनको अलग-अलग विषयों की एक्चुअल में समझ कितनी है। अब वो 36 मिनट का भाषण, जो कुल मिलाकर के 8-10 मिनट में खत्म किया जा सकता था, इतने पॉज हैं उसमें जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इतना अंतर विरोध है राहुल गांधी के इस भाषण में कि आप सिर पकड़ लें, कहना क्या चाहते हैं। जैसे वो शुरुआत करते हैं कि साहब, मैं लंदन में काम करता था। मैं एक दिन स्ट्रीट पर ऐसे ही जा रहा था, अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि भारत में छुआछूत क्यों है। वो कहते हैं कि साहब, हम कुत्ते को छू सकते हैं, हम कॉकरोच को छू सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन दलितों को नहीं छूते हैं, उनके साथ संबंध नहीं रखते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं राजनीति में आया। और वो ये भी कहते हैं कि मैं सुबह से लेकर के और रात को सोने तक और फिर जगते ही भारत को समझने की कोशिश करता रहता हूं। और राहुल गांधी की दृष्टि में भारत एक यूनिक देश है इस दुनिया का, जिसमें ये छुआछूत की बीमारी है। दुनिया के और किसी हिस्से में उनको ये छुआछूत की बीमारी नहीं दिखाई दी। और वो ये भी कहते हैं कि मैं अभी तक यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि दलितों के प्रति ये व्यवहार क्यों है। जरा सुनिए कि राहुल गांधी सत्ता के बारे में क्या कहते हैं, दूसरे लोगों के बारे में क्या कहते हैं। और कहते हैं कि मैं सत्ता के केंद्र में पैदा हुआ, लेकिन मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब ये सवाल तो पूछे जा रहे हैं कि अगर सत्ता में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप राजनीति में क्यों आए? आपको एसपीजी क्यों चाहिए? आपको सरकारी बंगला क्यों चाहिए? आपको गाड़ी क्यों चाहिए? पावर क्यों चाहिए? यानी सब कुछ क्यों चाहिए? और आप अपनी पार्टी के लिए भी चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष क्यों बने? आपने किसी दलित को ही अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिया अपनी पार्टी का? नहीं, वो इनका जवाब नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। ये
दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ते हुए कि इस देश में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दिन रात सोते जागते बस सत्ता के बारे में ही सोचते हैं। There are many politicians who are just interested in power. That is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं। मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं, जैसे एक प्रेमी होता है जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है, तो सुबह उठता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं। और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। तो मैं मेरे सुनो 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 मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है, और मैं सुबह उठकर कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। एक जगह वो वीर सावरकर का जिक्र करते हैं, और जिक्र करते करते अचानक उनके मुंह से सावरकर जी निकल जाता है, तो रुकते हैं, पोज लेते हैं, और फिर इस पर सफाई देने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे संस्कार हैं जिनकी वजह से सावरकर जी मेरे मुंह से निकल गया। मैं कहना नहीं चाहता था उनके साथ, उनके नाम के साथ जी नहीं लगाना चाहता था। मतलब सफाई देनी पड़ रही है राहुल गांधी को अगर किसी के साथ आप जी लगा दें। सावरकर ने कहा अपनी किताब में, द डे आई वॉज हैप्पीएस्ट was the day me and my friends and me went and beat up a Muslim boy. मतलब हम, सावरकर जी ने कहा, मैं जी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था मगर कर दिया, संस्कार है, मगर दिल में अंदर जब मैं बोलने वाला था, रुकावट आई, कहा ना मत बोलो, जी मत बोलो, मगर मैंने कहा चलो संस्कार है, बोल देते, बोल दिया। राहुल गांधी अपने इस भाषण में गुजरात के ऊना की घटना का जिक्र करते हैं कि वहां किस तरीके से दलित को पीट पीट करके मार डाला गया था, और जब वो उनसे मिलने गए पीड़ित परिवारों से, और जो दूसरे घायल और कुछ दूसरे दलित जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, उनसे जब मुलाकात करने के लिए अस्पताल गए, उनके घर वालों के पास गए, तब का किस्सा सुनाते सुनाते वो इतने पोज लेते हैं भाषण में, और फिर एक जगह
ये कहते हैं कि उनकी बात सुनकर के मुझे लगा कि अगर ये मेरे भाई के साथ होता तो मैं ऐसा करने वाले को चाकू मार देता। मैं अगर सुसाइड के बारे में सोचता जैसा उन दलितों ने सोचा था, तो मैं सुसाइड करने से पहले दूसरे को चाकू मार देता। और फिर उनको याद आता है कि ऐसा तो उनके पिताजी राजीव गांधी के साथ भी हो चुका कि उनकी हत्या की कर दी गई। फिर संभल करके कहते हैं कि जिन्होंने मेरे पिताजी की हत्या की, जान ली, उनके प्रति मेरे मन में कोई नफ़रत नहीं है। लेकिन फिर अंतर्विरोधी बात करते हैं कि अगर कोई मेरी बहन के साथ ऐसे करता, बाँध करके कुत्ते की तरह पीटता, तो मैं उसकी जान ले लेता। मतलब पिताजी के प्रति कुछ और भावनाएँ, बहन के प्रति कुछ और भावनाएँ और दलितों को लेकर के कुछ इनकी और ही भावनाएँ। मेरे दिमाग में आई कि अगर मैं इसकी जगह होता और मैं मरने के लिए तैयार होता, तो मरने से पहले जिसने मेरे भाई को मारा था उसको मार देता। मैंने कहा, मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरी बहन को किसी ने बांधकर कुत्ते जैसे मारा होता, तो मैं आत्महत्या करने से पहले उसको एक चाकू तो मार देता। अच्छा, मेरे पिता को मारा गया और मैंने वो नहीं किया। मेरे दिल में मेरे पिता के हत्यारों के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, मगर जब अस्पताल में था मैंने सोचा कि यार अगर मेरे साथ ये होता मैं मार देता। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, भाई एक बात बताओ, तुम अखबार पढ़ते हो? कहता है हां। मैंने कहा, आपने अखबार में जिसने मारा उसका नाम पढ़ा? आप उसका नाम पता लगा सकते हो? कहता है हां, पता तो लगा सकता हूं। मैंने उससे कहा, आपके रसोई में छुरी है? कहता है हां, छुरी तो है। ये आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा, मेरे दिमाग में एक बात आई। कहता क्या? मैंने कहा, अगर मैं आपकी जगह होता और मैं अपने आप को लाश बनाने के लिए तैयार होता, आत्महत्या करने के लिए तैयार होता, तो आत्महत्या करने से पहले पता लगाता ये कौन है जिसने मेरे भाई को मारा, रसोई से चाकू निकालता, बस में जाता, उसके घर जाता, छाती में छुरा मार देता। उसका चेहरा सफेद हो गया। मुझे कहता है, ये आपने क्या कह दिया? ये आपने क्या कह दिया? मैंने कहा, क्या कहा? अगर मेरी बहन को कोई इस प्रकार मारता, मैं उसको मार देता। मुझे कहता है, राहुल जी आप बात नहीं समझे क्या? आप इतने विद्वान, आप क्या बात नहीं समझे? मैंने कहा, क्या बात? कहता, आपको यह नहीं मालूम कि अगर मैं उसको मार देता तो मैं फिर से दलित पैदा हो जाता। मैं हिल गया। मैंने कहा, ये क्या बोला? कहता, राहुल जी मैं तो मार ही नहीं सकता। एक जगह राम विरोध पर उतर आते हैं। कहते हैं कि पार्लियामेंट में एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? उसने कहा कि नहीं करता। तो बोला, मैंने कहा कि फिर तो आप राम में भी बिलीव नहीं कर सकते, राम को कैसे मान सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, पॉइंट है, पर ये किसी को बाहर मत बताना कि मेरे से ये बात हुई। इसमें ऐसी कौन-सी बात थी कि वो डर गया कि आप बाहर मत बताना कि पता नहीं क्या हो जाएगा?
इससे राहुल गांधी की अपरिपक्वता का सीधे सीधे पता चलता है। कुछ दिन पहले मैं बीजेपी के पार्लियामेंट हाउस में सीनियर नेता से मिला, बातचीत हुई, डाइट की बात कर रहा था, एक्सरसाइज की बात कर रहा था, और मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? बीजेपी के नेता, क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? कहता है मैं तो नहीं करता। तो फिर मैंने कहा, अगर आप पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते हो तो फिर आप राम में कैसे बिलीव कर सकते हो? चौंक गया। कहता है बात तो सही है, बाहर किसी को मत बता दियो। बाहर किसी को मत बता देना। एक और उदाहरण देते हैं, और उदाहरण में भी अंतर विरोध। कहते हैं कि साहब एक ड्राइवर हैं, एक गाड़ी है, उसमें 4 लोग बैठे हैं, उन चारों को जयपुर जाना है। ड्राइवर कहता है कि मुझे तो आगरा जाना है। बात समझ में आई? और ये कहकर के जब वो इसी चीज को दोहराते हैं तो उल्टा कर देते हैं। फिर कहते हैं कि गाड़ी में 5 लोग, डेमोक्रेसी है। 4 कहते हैं कि भाई हमें जाना है आगरा, मतलब पहले 4 को ये जयपुर भेज रहे थे, फिर अब भेज रहे हैं आगरा। और जो ड्राइवर पहले कह रहा था कि मुझे आगरा जाना है, उसको कह रहे हैं कि वो कहता है कि मुझे तो जयपुर जाना है। मतलब टोटली कंफ्यूज। अभी 10 सेकंड पहले आप क्या कह रहे हो और 10 सेकंड बाद आप क्या कह रहे हो, समझ से बाहर की बात है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी बहुत सुंदर है, गाड़ी में आपको जयपुर जाना है, गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, 4 लोगों को जयपुर जाना है और ड्राइवर आगरा जाना चाहता है। बात समझ आई? गाड़ी में 5 लोग, डेमोक्रेसी, 4 लोग कहते हैं भाई हमें जाना आगरा, ड्राइवर कहता है मैं जा रहा हूं जयपुर। ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर आ जाते हैं मायावती पर और ताना मारते हैं। कहते हैं कि वो कैसी दलितों की राजनीति कर रही हैं जो दलितों की आवाज को बुलंद नहीं कर रही हैं। काशीराम जी ने बहुत अच्छा काम किया था, दलितों को जागृत किया था, हालांकि कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया। लेकिन मायावती जी को हमने ऑफर दिया था कि उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन गठबंधन कर लीजिए कांग्रेस के साथ। हमने मैसेज भेजा, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। तो कहते हैं कि मायावती क्यों डरी हुई है? क्योंकि पेगासस की वजह से, ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। सुनिए। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी, ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं।
भाजपा दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान कि जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने देंगे। ये आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो सीधी चोट डायरेक्ट कमजोर लोगों पर जाके पड़ती है। कौन है वो? दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, बेरोजगार लोग हैं, छोटे किसान हैं, ये लोग। और आज देख लीजिए इकोनॉमी की हालत, देख लीजिए बेरोजगारी, देख लीजिए। तो लड़ने का समय है। और जो अंबेडकर जी ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, रास्ता दिखाया उन्होंने, रास्ता है, उस पर बस चलने की जरूरत है। मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, रास्ता है, उस पर चलने की जरूरत है। धन्यवाद। तो आप खुद ही तय कर लीजिए कि राहुल गांधी कितने सुलझे हुए हैं और कितने उलझे हुए हैं, कितने परिपक्व हैं और कितने अपरिपक्व हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।